के शिकार एलजेपी के 5 तांडव, पांचों बागी सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती थी जेडीयू। बीजेपी ने दिल्ली में कर दिया खेला। कांग्रेस विधायक ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। विधायक के माता पिता के ऊपर हुए केस में जांच की मांग, सीएम को सौंपा ज्ञापन। बिहार में अब इलेक्शन मोड में टीकाकरण, एक दिन में 87,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। 25 जून को होगा मेगा कैंप। और दुमका में वीआईपी न्यूज की खबर का हुआ असर, लंबे समय से खराब पड़े जल मीनार पर मंत्री ने लिया संज्ञान। वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड के सीएम सोरेन को धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, झारखंड के सीएम सोरेन को धमकी दी गई है। सीएम को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। तो सीएम को धमकी दी गई है, धमकी भरा ईमेल मिला है और इस ईमेल में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। गोंदा थाने को दी गई मामले की जानकारी। ईमेल कर्नाटक के गोंदा थाने को इस मामले की जानकारी दी गई है और ईमेल कर्नाटक की आईपी एड्रेस से यह भेजा गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के सीएम सोरेन को धमकी मिली है। सीएम को धमकी भरा एक ईमेल दिया गया है और ईमेल में अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। गोंदा थाने को इस मामले की जानकारी भी दे दी गई है और ईमेल कर्नाटक की आईपी एड्रेस से भेजा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अभिनव, झारखंड के सीएम को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, ये धमकी भरा ईमेल मिला है मुख्यमंत्री को और बड़ा ही हलचल मचा हुआ है झारखंड में इसको लेकर। और ये कहने की आप देखिए, इससे पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री को धमकी भरा ईमेल मिल चुका है। हालांकि सीआईडी इस मामले में अनुसंधान कर रही है, जांच भी कर रही है, लेकिन उनका जो है आईपी एड्रेस अभी तक ट्रैक नहीं हुआ और ना किसी की गिरफ्तारी हुई। और अब ये जो मेल आया है वो चौथा मेल है और इसका आईपी एड्रेस, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उसका आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया है और बेंगलुरु का एक शख्स है, बेंगलुरु के शख्स ने ये इस तरीके की हरकत की है। और जो जानकारी मिल रही है कि अब इसमें जो है केस दर्ज कर लिया गया है। गोंदा थाना से जो प्रभारी है और उनके जो दारोगा हैं, दारोगा की तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है और उसमें अब काम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ ये बहुत ही बड़ा विडंबना है। ये यूं कहने की बड़ा शर्मनाक स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री को धमकी भरा मेल मिल जाता है और एक बार नहीं 3 बार, और ये मिला के चौथा बार है। हालांकि अगर हम तीसरे जो तीनों और जो धमकी भरे मेल मिले थे उसमें जर्मनी और स्विट्जरलैंड का लिंक बताया जा रहा था, लेकिन किसी से गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई अभी तक, अनुसंधान भी चल रहा है और फिर धमकी भरा ईमेल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जो प्रशासन है उस तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे कोई शख्स ईमेल करके धमकी भरा राज्य के मुख्यमंत्री को देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 बार इस तरीके के मामले सामने आए, चौथा बार हुआ है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि अगर चौथे बार की बात कर ले निहाज, तो अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है कि बेंगलुरु का वो शख्स आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया गया है और आईटी एक्ट के तहत धारा लगा के उस पर केस दर्ज किया गया है और फिलहाल मामले की जांच और अब इस पर काम चल रहा है। देखना होगा कि कितना जल्द ये शख्स गिरफ्तार होता है। जी बिल्कुल अभिनव, सवाल यही है कि अगर राज्य का मुखिया को इस तरीके से धमकी भरा ईमेल भेज दिया जाता है तो फिर आम जनता के क्या होगा? मतलब ये कि प्रशासन जो है ऐसे लोगों पर क्यों नहीं शिकंजा कस पाती है, क्योंकि जिस तरीके से धमकी भरा ईमेल भेज दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि किस तरीके से जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफी कमजोर दिख रही है। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और
जैसा मैं बता भी रहा था कि 3 बार इससे पहले उनको धमकी मिल चुकी है और तीनों मामलों में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो बातें पता चल रही थी स्विट्जरलैंड और कई और जो कंट्री हैं वहां के लिंक मिल रहे थे, लेकिन किसी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरीके से मिल थ्रू धमकी मिलती तो हमारा प्रशासन कहाँ है, हमारा जो इस पूरी टीम काम करती है, एक टीम काम करती है इसके ऊपर, वो कहाँ है? बिल्कुल फेल है कि आखिर कैसे किस तरीके से ये सब सारी चीजें हो रही हैं। तो हम बिल्कुल ही फेरर मारेंगे कि राज्य की प्रशासन की बात कर लिया, ये मामले को देखते हैं कि इस तरीके के कोई भी इंसान अगर मेल के थ्रू मुख्यमंत्री को धमकी देता है तो इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री नहीं सेफ है तो आम जनता कैसे सेफ हो गई। तो कई सवाल ये जो है छोड़ के जाते हैं। और देखिए हल्ला गुदाल और बहुत सारी चीजें भी मस्ती है कि आखिर कैसे ये सब सारी चीजें हो रहा है, लेकिन फिर से वही बात होती है कि जब बातें निकल के चली जाती है तो फिर उस पर कोई सूद लेने वाला नहीं होता है। और अनुसंधान और सीआईडी जांच और सीबीआई जांच इस तरीके के जांच की बात कही जाती है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। और शायद यही वजह है कि अब जो इस तरीके के मंसूबे रखने वाले इंसान का और जो मोटिव है और पॉजिटिव होता है कि कोई काम, कोई कार्रवाई और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, शायद इसलिए जो है इन लोगों के मंसूबे बढ़ जाते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि अगर इस बार की बात करें निहाद, तो अब केस दर्ज कर लिया गया है और आईपी जो एड्रेस है वो ट्रैक कर लिया गया है, उसका एड्रेस भी पता चल गया है और केस भी दर्ज कर लिया गया। और कितना जल्दी उसकी गिरफ्तारी होती है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बीते दिन सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में अंबा प्रसाद ने अपने माता पिता के ऊपर हुए केस के मामलों को लेकर सीआईडी से जांच की मांग की और साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उनको एक आवेदन के भी सौंपी हूँ और उनसे मांग किया है कि क्योंकि उन्होंने 5 केसेस का इन्वेस्टिगेशन सीआईडी से कराया है और सब में लगभग यही निकला है कि उनको फंसाया गया है। तो बाकी केसेस भी आप और हम जानते हैं कि रघुवर दास और बाकी कुछ अधिकारी मिलके इसको पर्सनली लेके और तबाह करने का कोशिश किए थे हम पूरे परिवार को। तो मेरा यही मांग है कि वो जितने भी केसेस हमारे ऊपर ये 5 साल में हुए हैं उस पर सीआईडी को जांच करने के लिए आदेश दिया जाए और वही ऑफिसर से जांच कराया जाए जिन्होंने उस 2 आईओ को के ऊपर कार्रवाई की है। क्योंकि अधिकारी को बचाने के लिए अगर अभी जो जांच कर रहे थे अगर अधिकारी बदले गए तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन की गुंजाइश हो उन अधिकारियों को बचाने के लिए जो इन सब चीज़ों में। वहीं औरंगाबाद के गोह प्रखंड मुख्यालय में थाना अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप पीड़ित महिला ने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया और थाना अध्यक्ष पर कई जघन्य आरोप लगाते हुए उसे निलंबित करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इखलाक खान ने की। वहीं उन्होंने बताया कि गोह थाना अध्यक्ष गैंगरेप को छेड़खानी की मामला बनाकर केस को रफा दफा करने का काम किया है जो अक्षम अपराध है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर महिला पुलिस कप्तान से भी मुलाकात की गई है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, जिसको लेकर प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सका तो बहुजन पार्टी इस बिंदु पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम करेगी। मामला है कि इनके साथ गैंगरेप हुआ है 19/5/2021 को। ये महिला रात में इनके साथ 2 बजे के करीब में गैंगवार हुआ है। ये महिला के साथ 2 व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया है। ये थाने जब आती है तो थाना अध्यक्ष बोला फला फुसला करके इनको बोल देते हैं, ना मेडिकल कराते हैं, ना FIR दर्ज करते हैं, कांड संख्या दर्ज करते हैं, वो भी तो क्या भाई वो छेड़छानी का नॉर्मल धारा लगा करके आरोपी को पकड़ के जेल भेज देते हैं। उसके बाद जब इनको पता चलता है नकल निकालने के बाद किस तरह की यही महिला फिर दर बदर की ठोकर खा रही है। SP साहब के यहाँ भी गए, न्याय के लिए गुहार लगा रही है। इनको बलात्कार केस लेना चाहिए था थाना अध्यक्ष को, तो उन्होंने छेड़खानी का केस क्यों लिया? अगर ऐसा किया है तो पूर्ण रूप से दोषी हैं, उनको हम सस्पेंड करने की मांग करते हैं, बर्खास्त करने की मांग करते हैं। जबान से बोल रहा हूँ, इसलिए इतनी ताकत। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीनानाथ हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। दीनानाथ, थाना अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है?
न्याय जी मैं बता देना चाहूंगा कि औरंगाबाद की गो थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां पर एक माह पूर्व 5वें महीने में एक गैंग रेप की मामला आई थी। जो महिला गो थाना पहुंची, वहां पर उन्होंने एक महिला जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने दूसरे से थाना प्रभारी के जो मुंशी होते हैं, मुंशी से उसने आवेदन लिखवाया। और जबकि उसने बलात्कार की आवेदन लिखवाया है, दुष्कर्म का आवेदन लिखवाया है, लेकिन थाना प्रभारी की हेरा फेरी के कारण यह दुष्कर्म में नहीं बल्कि उसे छेड़छाड़ की मामला दर्ज करते हुए और अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिए, जेल भी भेजे, ताकि उसको फिर बेल भी हो गया। जब इस महिला ने मामले का नकल निकाली है, नकल निकालने के बाद जब वो दिखाई पढ़ाई तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि छेड़छाड़ की मामला है। इसको लेकर के महिला औरंगाबाद पुलिस कप्तान से भी मिली, लेकिन पुलिस कप्तान भी उसे केवल संभावना ही दिया, आगे का कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। जिसको लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है, जो समाज सेवी है मोहम्मद इखलाक जी, उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन आज गो प्रखंड मुख्यालय में किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर इस पे गो पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिन में हमने मुख्यमंत्री से भी इस बिंदु पर बात करेंगे और औरंगाबाद के वरीय अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में जिला प्रशासन के सहयोग के लिए आईसीआईसीआई बैंक आगे आई है, जहां बैंक की सीएसआर संस्था आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने जिला प्रशासन को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है। इस अवसर पर उपायुक्त छवि रंजन ने आईसीआईसीआई बैंक के सीएसआर के तहत किए गए इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे रांची जिला प्रशासन को कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन में काफी सहायता मिलेगी। और साथ ही उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि बैंक द्वारा सीएसआर के तहत दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग सदर अस्पताल रांची में किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शुभम, कोरोना की जंग में मदद के लिए आईसीआईसीआई बैंक आगे आया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल नियाज, देखिए क्योंकि इस कोरोना के घड़ी में अब सभी लोग, चाहे वो कई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, एनजीओ की बात कर ले, अब बैंक भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इस मुहिम में अब सरकार का साथ निभाते हुए नजर आ रहा है। अगर बात करें तो खबर राजधानी रांची की है, जहां पर जिस तरीका से जिला प्रशासन और खुद रांची के उपायुक्त का लोग, अब सभी लोग मदद कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर इस कह सकते हैं नोबल कॉज में अब सरकार का साथ निभा रहे हैं। दूसरी बात करें नियाज इसी कड़ी में, जिस तरीका से आईसीआईसी बैंक ब्रांच के द्वारा ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर की सुविधाएं दी गई हैं, तो उनका इस्तेमाल अब राज्य के सदर अस्पताल में किया जाएगा। हालांकि रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने उन तमाम व्यक्तियों का वहां पर स्वागत भी किया, उन्हें धन्यवाद भी दिया और जो भी लोग बढ़ चढ़कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया है। अब यह देखना होगा कि जिस तरीका से रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने साफ तौर पर कहा था कि जो बढ़ते हुए संक्रमण हमने दूसरी लहर में देखे थे और कई लोगों ने अपनी जान भी इस महामारी के दौर में गुजार दी और गंवा दी है, तो कहीं ना कहीं अब उन तमाम बचे हुए जानों को बचाने के लिए, राज्य की सुरक्षा करने के लिए अब सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब खुद जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। अब किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की और कह सकते हैं बेड की जो किल्लत होती थी वो देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरीका से रांची के लोग भी जिस बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में राज्य सरकार और जिला प्रशासन का साथ दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। जी, कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया है शुभम? देखिए अब सूचना मिल रही है कि 15 ऐसे ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर हैं वेंटिलेटर के तौर पर उन्हें वो प्रदान किए गए हैं और उन सभी का इस्तेमाल रांची के सदर अस्पताल में किया जाएगा। हालांकि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स भी है, वहां पर उचित मात्रा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कैसे आपूर्ति कर दी गई। और झारखंड सरकार के द्वारा भी अगर बात करें नियाज, तो आए दिन कोई ना कोई मुहिम की शुरुआत, कोई ना कोई कह सकते हैं एक जो कार्यक्रम की शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि तीसरा लहर का खतरा झारखंड में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है और 7 से 8 लाख बच्चों के
होने की संक्रमित की आशंकाएं जताई जा रही है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन किस तरीके से इन सभी चीजों को टैकल करते हुए नजर आती है। लेकिन अब कह सकते हैं झारखंड की परिस्थितियां कुछ पहले से बेहतर जरूर हैं और जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के उन तमाम पदाधिकारियों का एक बार फिर से वीआईपी न्यूज के माध्यम से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस विकट परिस्थिति में उन्होंने राज्य की भागदौड़ को एक अच्छे तरह से संभाल के रखा है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण काफी लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। वहीं काम कारोबार बंद होने के कारण लोगों के आर्थिक स्रोत बंद हो चुका है, जिस कारण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच समाज के कुछ संपन्न लोगों के द्वारा असहाय लोगों की सहायता भी की जा रही है। वहीं बीजेपी के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता के द्वारा समाज के कुछ लोगों के सहयोग से पूर्व मोहल्ले में रहने वाले दिव्यांग युवक को 3 पहिया साइकिल निःशुल्क मुहैया कराया गया, ताकि दिव्यांग युवक साइकिल के माध्यम से काम कर घर का भरण पोषण करने में सहायता कर सके। इस सहायता के लिए घर के परिवार के सदस्यों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। अच्छा लग रहा है। मेन बात चाहत रहने की साइकिल मिल जाए, मिला तो साइकिल छोटा दिव्यांग की साइकिल भी जरा अपना माध्यम से ये हर तरह से मदद करते रहते हैं। हाँ, हर तरह से मदद करते हैं। कि महल्ला में मदद करते हैं। क्या करती हैं कि हम तो मच्छरदानी सिए नहीं, 3 महीने से बैठल बानी इस कोरोना काल के चलते। हाँ, अभी तो सब साल 1.5 साल से बैठा है। 3 महीने चालू है, 3 महीने से 3-4 महीने से हमें बैठल बानी। दुपलवा पुरंदरपुर मोहल्ला में दुपलवा में हमको महसूस हुआ समाज में कि हमारा एक बच्चा ठीक से चल नहीं सकता है, इसलिए हमको महसूस हुआ देखने के बाद कि नहीं, इसको रिक्शा की ज़रूरत है और ज़रूरत है, इसलिए हम लोग आज सभी लोग मिलकर हम लोग इसको रिक्शा दिए, हम दिए हैं रिक्शा समाज के। और आज पुनः आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। इसके उपलक्ष्य में भी हम लोग सोचे कि आज इनको बच्चा को दिया जाए। वहीं झारखंड में इन दिनों जमीन अधिग्रहण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आदिवासी समाज के लोग पूंजीपतियों का शिकार हो रहे हैं और पूंजीपतियों द्वारा जबरन उनकी जमीन पर मालिकाना हक भी जता रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आदिवासी जन परिषद की बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रेस शाही मुंडा ने कहा कि अड़की क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और आवेदन देने के बावजूद भी पिछले 5 वर्षों से अब तक अंचल अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ सभी मुंडा समाज के लोगों को जमीन छीना जा रहा है। इन्होंने 5 साल पहले तक जो जरपेशकी जमीन है, जो मनी लेंडर एक्ट के तहत आता है, और जरपेशकी जमीन स्वतः आपस होने का प्रावधान है, लेकिन लिखा पढ़ी करने के बाद भी आरकी के सीओ अभी तक हरकत में नहीं आ रहे हैं। और देखते हैं कि हम लोग कमिश्नर के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, खूंटी के उपायुक्त के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, इसके बावजूद भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। हम समाज के लोग बहुत आक्रोशित हैं। ये जो जमीन है जरपेशकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आदिवासी का जरपेशकी जमीन एकदम निरंतर जमीन है, कोई नहीं छीन सकता है। और आज ये यहाँ का सीओ जो है घुसखोरिया है, दलाल है, इसलिए अभी तक ये केस को फैसला नहीं। वहीं बिहार में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दरों में गिरावट देखी जा रही है, वैसे जिंदगी फिर पटरी पर लौटती नजर आ रही है। वहीं अनलॉक 3 में सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद आज से पटना जू सहित पार्क को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलने से लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट है, छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, पार्क खोलने के बाद इट वाज रियली रिफ्रेशिंग। हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद चांस मिला है मेरी बेटी को थोड़ा ओपन में आके घूमने का। बहुत कम, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पे
बट रियली सबसे ज्यादा सफर कर रही थी मेरी 3 साल की बेटी। इट्स गुड, अभी तो पता चल रहा है कि कितना ये आज से खुला है, तो हम लोग तो आज ही आ गए। प्लान हम लोग का रोज ही आने का है। वहीं दुमका में एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां दुमका के जरमुंडी ब्लॉक स्थित असवारी गांव के पास एक जल मीनार करीब 2.5 साल से खराब पड़ा था, जिसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं वीआईपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वीआईपी न्यूज के संवाददाता सुति ब्रो गोस्वामी के द्वारा इसे ट्वीट किया गया, जिस पर झारखंड के सरकार ने मंत्री चंपई सोरेन ने संज्ञान लेते हुए दुमका डीसी को ग्रामीणों की सहायता करने का निर्देश भी दिया। और मुजफ्फरपुर में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में करजा थाना प्रभारी द्वारा एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने बीते दिन आईजी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि जिले के करजा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार से मुलाकात की। वहीं प्रहता सुनीता देवी ने बताया कि पिछले 4 जून को संध्या के समय वह 4-5 महिलाओं के साथ अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। तभी दरवाजे के सामने गांव के ही 28 से 30 की संख्या में लोग डीजे पर अश्लील गाना बजाकर डांस करने लगे, जिसका विरोध किया गया तो उन लोगों के द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसका लिखित शिकायत करजा थाना को दिया गया, लेकिन पुलिस ने उनके आवेदन को अस्वीकार करते हुए उल्टा उनके ऊपर ही SC/ST एक्ट में दर्ज कर दिया गया। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसी समय में जो भी सब है बैठा सब वो सब आता है, कुछ भी सुना के चल जाता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हम केस दर्ज करने के लिए क्या बोले आजी साहब बोले हैं तो हम करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अब करते हैं कि नहीं करते हैं से अब हो जाए। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। डीजे बाजा पर भंदी बद्दी गाना बजा रहे थे, जिस पर कुछ महिला लोग रोकी कि जो भाई ये गाना बंद कीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। इस पर वो लोग बहुत संख्यक में होकर के उग्र होकर के ये औरत लोग के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में हमने थाना पर गया, करजा थाना केस नहीं लिए, जो बोल रहे हैं कि ये DSP का आदेश है कि ये केस नहीं लेना है। हम यहाँ SP साहब यहाँ पोस्ट किए हैं, पोस्ट करने के बाद DIG साहब यहाँ मतलब आकर के आग्रह करने आए हैं कि ये हमारा गुहार सुना जाए। वहीं मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित नगर निगम मार्केट में दुकानदारों ने सरकारी जगह पर अवैध निर्माण कर दुकान बना ली थी, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की और दुकान मालिकों पर केस दर्ज कर दिया, जिसको लेकर बाजार के दुकानदारों ने एक बैठक की और दुकान मालिकों को निर्दोष बताते हुए दोष मुक्त करने की मांग की। और वहाँ अभी पैसा देते हुए यहाँ हम लोग आ रहे हैं, और अब जो है नगर निगम द्वारा हम लोगों को नोटिस भेजी गई कि 21 तारीख तक आप हट जाइए, और नहीं तो हम आपसे क्या उन्हें आश्वासन दिया कि केस करने से जो है तो जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता है, जब तक उसकी हम जांच नहीं करेंगे, कोई कोनो दफा में केस कर दे तो उससे कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। जो लोग दोषी उसमें नहीं हैं उनको हम लोग इस केस से वर्जित करेंगे, जो दोषी होंगे इस पर कार्रवाई करेंगे। और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं जलस्तर में बढ़ोतरी होने से मीनापुर ब्लॉक के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पंचायत में बाढ़ के पानी की वजह से प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, जिससे ग्रामीण बाढ़ की आशंका से भयभीत है। बाढ़ आया था, उसका 2004 में बाढ़ आया था, उसके बाद फिर 2020 में आया था बाढ़, उससे इस बार लग रहा है आएगा।
और रामगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने भारी मात्रा में यूपी से बिहार आ रही शराब को बरामद किया है और साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मामला रामगढ़ थाना के नोनार मोड़ के पास का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुप्त सूचना मिला था, गुप्त सूचना के आधार पर जो है हमारा गश्ती दल उसको भेजे। उसके बाद जो है से हम लोग थाना से भी गए, जिला से भी पदाधिकारी लोग और सिपाही लोग आए थे। उसको जो ही गाड़ी को जो है से अच्छी सूचना था, नोनार मोड़ पर जैसे ही आया उसको मतलब जैसे रोका गया, रोक करके मतलब जैसे देखा गया, छानबीन किया गया तो इसमें शराब था। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब की बरामदगी की है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तो रामगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में यूपी से बिहार आ रही शराब को बरामद किया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP